हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने शुरुआत की थी राष्ट्रपति के बारे में, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था, राष्ट्रपति की शपथ और राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति का पद क्या होता है, उसका निर्वाचन कैसे होता है और उसका जो कार्यकाल होता है कब तक होता है और उस पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है। तो इतनी सारी प्रक्रियाएं हम लोगों ने कल वाले वीडियो में देख ली थी। और आज का जो वीडियो है राष्ट्रपति का ही पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य के बारे में, कार्य और शक्तियां। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो कल का जो वीडियो था, जो लोग ना देखे हो उसकी लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। अगर आप लोगों को ये वीडियो सही तरीके से समझना है, वीडियो के थ्रू ही सारी चीजें याद करनी है, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिए। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। शक्तियों के तहत हम लोग आज देखेंगे कम से कम 8 से 10 शक्तियां राष्ट्रपति की जो होती हैं। जैसे आपकी कार्यकारी शक्ति हो गई, विधायी शक्तियां हो गई, न्यायिक शक्तियां हो गई, वीटो शक्ति हो गई, काफी सारी ऐसी इंपॉर्टेंट शक्तियां जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्यकारी शक्तियां। पहली शक्ति इसकी कार्यकारी शक्ति। नोट्स बनाना है आप लोगों को, इसलिए चीजें एक एक करके समझ के लिखिएगा। कार्यकारी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियों का आशय यह है कि राष्ट्रपति कौन कौन से कार्य करता है। मुख्य तौर पर देखिए, भारत की तरफ से कोई भी कार्य अगर होता है राष्ट्र के नाम से, तो वह राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। और उसके बाद राष्ट्रपति कई सारे पदों पर नियुक्तियां करता है, जो हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए, इसकी जो पहली विशेषता है वह कौन सी है। सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। अर्थात कि राष्ट्र से संबंधित कोई भी कार्य होगा राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। करते मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं, लेकिन नाम इनका दिया जाता है। अब इसके बाद आता है कि यह नियुक्तियां करते हैं। कितने लोगों की नियुक्तियां करते हैं। नियुक्तियां कार्यकारी शक्ति के थ्रू ही आता है। तो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले तो यह नियुक्ति करते हैं किनकी, ये इसका सब पॉइंट है। तो सब पॉइंट का मतलब है, ऐसे करके आप लोग एरो बनाइएगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति यही करते हैं, ठीक। दूसरा, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अन्य मंत्रियों अर्थात कैबिनेट में जो जितने मंत्री होते हैं सबकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अब उसके बाद बात आती है, इसके बाद किसका नियुक्ति करते हैं, तो जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक। उसके बाद जो राष्ट्र के महाधिवक्ता होते हैं उनकी भी यह नियुक्ति करते हैं। महाधिवक्ता। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति। लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, और स्टेट लेवल की जो होती है लोक सेवा आयोग, सॉरी राज्य सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, और उसके बाद किसकी नियुक्ति करते हैं, ये जो वित्तीय अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। और इंपॉर्टेंट है राज्यपाल की नियुक्ति। तो इतने सारे फैक्ट थे किससे, कार्यकारी शक्तियों के तहत। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो है ये सब पॉइंट के थ्रू नहीं है,
ये अलग से पॉइंट है कि जो हमारे SC, ST और OBC पिछड़ा वर्ग मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक अलग से आयोग का भी गठन कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। आयोग का गठन। तो इनके कार्यकारी शक्ति के तहत जितनी शक्तियां आती हैं हम लोगों ने जाना। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? इसके बाद जो दूसरी शक्ति है इनकी वह कौन सी है? विधायी शक्ति। तो इसे आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम लोग उस पर बात करते हैं। आइए देखते हैं दूसरी शक्ति। पहली शक्ति होगी कार्यकारी शक्ति, दूसरी शक्ति इसकी कौन सी है? विधायी शक्तियां। अब विधायी शक्ति के नाम से ही पता चल रहा है कि इसके तहत क्या होगा कि संसद का जो सदन होता है, राज्यसभा, लोकसभा, उसके तहत ये क्या करते हैं? उसको स्थगित करते हैं, उसका सत्रावसान करते हैं और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी बुलाते हैं। तो इस तरह से चीजें हैं। आइए देखते हैं दूसरी। कौन सी हमारी दूसरी है? विधायी शक्तियां। इसके तहत क्या क्या प्रावधान है? पहला देखेंगे संसद के दोनों सदनों का स्थगन, मतलब रोक सकते हैं। दोनों सदनों का क्या कर सकते हैं? स्थगन कर सकते हैं और विघटित भी कर सकते हैं। लोकसभा का विघटन, लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है, लोकसभा ही होती है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 108 के तहत दोनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। क्वेश्चन यहां से हमेशा बनता है बड़े एग्जामों में। 108 का अर्थात है कि अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है कौन? राष्ट्रपति। काफी सारी प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं, कानून बनाना है, कोई भी विधि है, उसके तहत यह होता है कि वह केवल राज्यसभा के तहत नहीं किया जा सकता है और लोकसभा के तहत नहीं किया जा सकता। तो राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि दोनों की क्या करेगा? संयुक्त बैठक बुलाएगा। और जब ये संयुक्त बैठक दोनों की बुलाएगा तो इसकी जो अध्यक्षता करेगा वह कौन करेगा? लोकसभा। यही लिख देता हूं, लोकसभा का प्रेसिडेंट अर्थात लोकसभा का अध्यक्ष। जो संयुक्त बैठक होगी इसकी अध्यक्षता पूछता है। जो संयुक्त बैठक की जाती है लोकसभा राज्यसभा की, उसका जो अध्यक्ष होता है वह कौन होता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है अर्थात इसमें कौन है? ओम बिड़ला जी। वही करते हैं क्या? जब अगर संयुक्त बैठक इस कार्यकाल में बुलाई जाएगी उनके, तो वही इसकी अध्यक्षता करेंगे, ना कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? आपका उपराष्ट्रपति होता है। वह यहाँ अध्यक्षता नहीं करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करेंगे। अब देखेंगे क्या कि लोकसभा में या राज्यसभा में, दोनों में राष्ट्रपति क्या करते हैं कि 12 ऐसे सदस्य होते हैं जिनको नामित करते हैं राष्ट्रपति। कहां से? आपके साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से और कला के क्षेत्र से। मतलब कि वो चुनाव नहीं लड़े हैं, फिर भी उन्हें एमपीज बना सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वह राज्यसभा में उन्हें जगह दे सकते हैं। तो उसे हम लोग यहां नोट कर लेते हैं कि साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र से राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में, राज्यसभा मतलब RS लिखूंगा, राज्यसभा में नामित कर सकता है। ठीक है, नामित कर सकता है। अब बात आती है इस पॉइंट की। इस पॉइंट के तहत क्या कहा गया है कि जो लोकसभा होती है, लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति कर सकता है। एंग्लो इंडियन का अर्थ क्या हुआ कि ऐसा व्यक्ति जिसके पेरेंट्स में से उसके मदर या फादर, दो में से एक क्या हो,
इंग्लैंडियन हो अर्थात अंग्रेज हो जो भारत में रह रहे हो इस समय, तो वहां से 2 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कहां के लिए? लोकसभा के लिए। तो लिखते हैं क्या? लोकसभा में 2 व्यक्ति एंग्लो इंडियन नाम से ही पता लग रहा है कि एंग्लो इंग्लैंड के अर्थात अंग्रेज, इंडियन अर्थात भारतीय, एंग्लो इंडियन सदस्य। लोकसभा में 2 व्यक्तियों की एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। इसके बाद क्या पॉइंट बन के आता है? विधायी शक्ति है। अब आता है विधेयक। इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है। कोई भी विधेयक किस लिए पेश किया जाता है? कानून बनाने के लिए। और कानून बनता कब है? जब पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये चीज देखी थी कि कानून बनाने के लिए क्या किया जाता है कि लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी बिल पेश किया जाता है और उस पर जब तक राष्ट्रपति की मुहर नहीं लगती, जब तक उस पर राष्ट्रपति की मुहर नहीं लगती, राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिलती, तो वह कानून नहीं बन सकता। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि विधेयक तभी कानून बन सकता है जब उस पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देता है। तो जब राष्ट्रपति के पास यह बिल जाता है तो राष्ट्रपति के पास कितनी शक्तियां होती हैं? 3। कौन कौन सी शक्तियां होती हैं? पहली शक्ति होती है कि वह क्या कर सकता है कि इस पर अपनी स्वीकृति दे सकता है। क्या? स्वीकृति दे सकता है। दूसरी स्थिति क्या होती है कि इसे वह अपने पास सुरक्षित रख सकता है, अपने पास रख सकता है। उसके बाद एक स्थिति क्या आती है कि वह इस पर ना तो स्वीकृति देगा और ना ही इसे अस्वीकार करेगा। वह क्या करेगा कि इसे अपने पास रख लेगा, मतलब इस पर वाद ही नहीं करेगा। वो ना किसी से बात करेगा, ना किसी वाद की सुनवाई करेगा इस बारे में। अर्थात कि उसको 3 शक्तियां दी गई हैं। अभी जब हम लोग वीटो शक्ति पढ़ेंगे तो वीटो पावर में ये सारी चीजें इंक्लूड हैं, तो वहां हम लोग देख लेंगे। ठीक, तो यहाँ मोटा मोटा क्या है कि राष्ट्रपति के पास विधेयक जब तक पास नहीं होगा तब तक वह क्या होगा? कानून नहीं बन पाएगा। और राष्ट्रपति को 3 शक्तियां दी गई हैं कि वह स्वीकृति दे सकता है, अस्वीकार कर सकता है। लेकिन अस्वीकार करने के लिए वह, अस्वीकार का मतलब यह नहीं है कि वह एकदम से मना कर देगा, नहीं, वह क्या करेगा कि फिर से उस विधेयक को लोकसभा में वापस भेजेगा पुनर्विचार के लिए कि आप लोग इस पर पुनर्विचार करिए, कुछ कमियां हैं उसे दूर करके भेजिए। अगर पुनर्विचार के लिए वापस किया गया विधेयक फिर से राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति उसे स्वीकृति देने के लिए बाध्य है, अर्थात उसे स्वीकृति देनी ही पड़ेगी क्योंकि बहुमत का शासन चलता है यहाँ। तो विधेयक है, कोई भी विधेयक तभी, ऐसे याद कर लीजिए, कोई भी विधेयक क्या होगा? कानून तभी बनेगा जब राष्ट्रपति की स्वीकृति होगी। और राष्ट्रपति के पास 3 अधिकार होते हैं इसके लिए। कौन कौन से? एक तो हो गया हमारा स्वीकृति दे सकता है, दूसरा पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, पुनर्विचार के लिए संसद में लौटा सकता है, संसद में वापस भेज सकता है। और जो तीसरा इसका फैक्ट आता है, तीसरे के तहत क्या है कि यह इसे क्या कर सकता है? अपने पास सुरक्षित रख सकता है, अपने पास सुरक्षित रख सकता है। तो विधेयक के तहत यह फैक्ट हमारा निकल के आ गया। एक फैक्ट है 17वां। देखिए, संसद का जो 17वां होता है इसके तहत क्या होता है कि अध्यादेश जारी किया जाता है। वो भी अलग से हम लोग पढ़ेंगे, मैं यहां बताना नहीं चाह रहा था लेकिन लिख दो क्योंकि यह विधायी शक्ति है। देखिए 17वां, 17वां का मतलब यह है कि यह लोकसभा और राज्यसभा के तहत जो सत्र चलता है उसको स्थगित कर सकता है। कैसे ये चलाएगा? क्या इसके लिए यहां पर दिया जाता है, एक फैक्ट आता है 123 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत यह क्या करता है? वहां पर अध्यादेश जारी करेगा। अध्यादेश, यह अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके सत्र का अवसान कर सकता है, सत्र को स्थगित कर सकता है। तो विधायी शक्ति के तहत इतने फैक्ट थे हम लोगों ने देखा। बात करेंगे तीसरी शक्ति की। वह तीसरी शक्ति कौन है? वित्तीय शक्ति। यार वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लास्ट तक बने रहिए, इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी आप लोगों को।
ये चैप्टर ही ऐसा है कि इसे अलग से इसमें भी डिवाइड नहीं कर सकते हम लोग। सॉरी, तीसरी शक्ति है कौन सी? वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति के तहत जो फैक्ट निकल के आते हैं, सबसे पहला, धन विधेयक तभी पेश किया जाएगा जब इस पर राष्ट्रपति की पूर्वानुमति होगी। तो धन विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्वानुमति, धन विधेयक पर पूर्वानुमति, अर्थात अगर विधेयक, धन विधेयक पेश करना है आपको लोकसभा में, तो उसके लिए सबसे पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आपको चाहिए। अब इसके बाद क्या आता है हमारा? केंद्रीय बजट। केंद्रीय बजट राष्ट्रपति किसके पास भेजता है? संसद के समक्ष रखता है। केंद्रीय बजट संसद के समक्ष रखता है। बजट पेश कौन करता है? वित्त मंत्री। लेकिन संसद के सामने कौन रखता है इसे? कौन रखता है? राष्ट्रपति रखता है। अब बात हो गई किसकी? वित्तीय शक्ति की। अब हम लोग बात करेंगे न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति कौन सी है? चौथी। अब थोड़ा स्पीड पकड़नी पड़ेगी, आप लोग समझते जाइएगा। न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति का अर्थ यह है कि अब ये कहां से हम लोगों को जोड़ेगा? न्यायालय से। न्यायालय के बारे में हम लोगों ने बात की थी, न्यायपालिका अलग से बात होगी उस चैप्टर पर, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है वो जान लेते हैं। हमारी जो न्यायालय है वो एकीकृत व्यवस्था है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के तहत। तो यह क्या करेगा राष्ट्रपति कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट अर्थात SC, हाई कोर्ट HC। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश या न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा कौन? राष्ट्रपति। क्वेश्चन यहां से हमेशा बनता है। उसके बाद एक बात निकल के आती है कि अनुच्छेद 143 143 के तहत, 143 के तहत कोई भी विधि अगर राष्ट्रपति बना रहा है, उसे उस पर संशय लग रही है, तो वह क्या करता है कि वह सुप्रीम कोर्ट से इस पर क्या कर सकता है? एक तरह से सलाह ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार इसे दिया गया है, लेकिन वह सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। वो सिर्फ सलाह लेगा कि यह चीज कैसी है, क्या है, सही है या नहीं। अगर वो उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और उसके बारे में कुछ ऐसी चीजें बोलते हैं जो राष्ट्रपति को सही नहीं लगती, तो राष्ट्रपति क्या करेगा कि इनसे सलाह तो लेगा सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से सलाह तो लेगा, लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है। अर्थात अगर कोई भी सलाह देंगे वह मान भी सकता है और नहीं भी। तो यही फैक्ट यहां है कि सुप्रीम कोर्ट से विधि पर सलाह ले सकता है, विधि पर सलाह ले सकता है, लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता राष्ट्रपति को। मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है। तो न्यायिक शक्तियों के तहत दो फैक्ट इसके निकल के आए। एक फैक्ट आता है अपराध। अगर कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो उसे दंडादेश दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। तो इसमें राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वह क्या कर सकता है? अपराध को माफ भी कर सकता है, क्षमा कर सकता है और उस अपराध में परिवर्तन कर सकता है। अर्थात अपराध के दंडादेश में राष्ट्रपति क्या कर सकता है? माफ कर सकता है, अर्थात माफी दे सकता है, परिवर्तित कर सकता है और स्थगित कर सकता है। स्थगित का मतलब है असमय के लिए, अस्थायी समय के लिए हुआ। जैसे कि आप पर कोई भी, आप एक तरह से मान लीजिए कि आप कोई जुर्म किए हैं और आपको क्या किया गया? आजीवन कारावास का विधान किया गया है, कोर्ट की तरफ से दिया गया है यहाँ आपको क्या? दंड। तो आप राष्ट्रपति के पास याचिका दायर कर सकते हैं क्षमादान की। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि आपके लिए कुछ छूट देनी चाहिए, तो वह क्या करेगा? पूरी तरह से माफ तो नहीं करेगा, वह क्या करेगा कि इसे परिवर्तित कर देगा। आजीवन कारावास को 2 साल का कारावास कर सकता है, कठोर कारावास को साधारण कारावास कर सकता है, मृत्यु दंड को
आपके कारावास में भी वो कन्वर्ट कर सकता है। तो यह शक्ति है न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति के बाद बात आती है कौन सी? सैन्य शक्ति। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, अब उतनी प्रॉब्लम भी नहीं होगी आप लोगों को। पांचवा हमारा कौन सा है? सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति आप सबको पता है कि राष्ट्रपति भारतीय सेना का सबसे बड़ा सेनापति होता है। भारतीय सेना का सेनापति होता है राष्ट्रपति। ठीक, सेना का सर्वोच्च सेनापति। ठीक है, और यह नियुक्तियां करता है। राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है किसे? थल सेना अध्यक्ष, मतलब थल सेना के जो प्रमुख हैं, वायु सेना के जो प्रमुख हैं, और जो हमारे जल सेना के, अर्थात इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, तीनों के जो हेड होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। अब इसके बाद आती है इंपॉर्टेंट शक्ति, आपातकालीन शक्ति। छठवां हम लोग देखेंगे आपातकालीन शक्ति। इसके बारे में आप लोगों को कई बार बता चुका हूं। आपातकालीन शक्तियां, यह राष्ट्रपति का ही अधिकार है। राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, राष्ट्रपति ही राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है या वित्तीय आपातकाल। तो फैक्ट क्या निकल के आया कि इसके तहत 3 प्रावधान है, 1, 2, 3। वो प्रावधान कौन कौन से हैं? सबसे पहला अनुच्छेद आप लोगों को मैंने याद करवा दिया था, 352, 356, 360। तो क्या है सबसे पहला? राष्ट्रीय आपातकाल। इसका अलग से चैप्टर आएगा आपातकाल का, राष्ट्रीय आपातकाल। इसके लिए अनुच्छेद कौन सा है? 352। और उसके बाद आता है हमारा क्या? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 52 के बाद 56, 3, 5, 6। उसके बाद क्या आता है? तीसरा आपका वित्तीय आपातकाल। यह एक ऐसा आपातकाल है कि भारत में आज तक कभी नहीं लगा है। यह फैक्ट बनता है, याद करिएगा। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। इन फैक्ट्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है? जब युद्ध या अशांति का माहौल बनता है या विदेशी आक्रमण होता है तो राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में लगता है। और राष्ट्रपति शासन कब लगता है? राष्ट्रपति शासन के लिए किया जाता है कि जब स्टेट में, यह राज्य में लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन, जब स्टेट में क्या होता है कि केंद्र द्वारा दिए गए विधानों का पालन पूरी तरह से नहीं किया जा सकता राज्य के द्वारा, तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। या कोई भी कानून ऐसा है जिसे फॉलो करवाने में असफल होता है तो राष्ट्रपति शासन लगेगा। वित्तीय आपातकाल कैसे लगता है? जब वित्तीय समस्याएं होती हैं, अर्थात इनकम के स्रोत कम होते हैं और एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, तो वित्तीय आपातकाल की स्थिति आती है उसे मैनेज करने के लिए। तो इस तरह से हमारा हो गया कौन सा? वित्तीय आपातकाल। अब हम लोग बात करेंगे आपातकालीन शक्ति के बाद जो 7वीं शक्ति है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसे कहते हैं क्या? वीटो पावर। वीटो शक्ति। अब बात आती है, इस पर थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए, वीटो पावर कहते किसे हैं? वीटो कब किसे दिया जाता है? वीटो का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। कुछ प्रावधानों में राज्यपाल के पास भी होता है, जैसे कि राज्य विधानसभा का जो वीटो होता है वह राज्यपाल को दिया जाता है अनुच्छेद 200 के तहत। सबसे पहले जानेंगे कि वीटो का उपयोग क्यों किया जाता है, कितने प्रकार के होते हैं। यहां से आपको 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा मिलेंगे हर एग्जाम में, आप लोग पेपर उठा के देख लीजिएगा। बात ऐसी है कि अगर कोई भी विधेयक संसद में पेश किया गया, कोई भी विधेयक संसद में पेश किया गया कानून बनाने के लिए, तो उसके लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य है। अभी हम लोगों ने बात की थी थोड़ी देर पहले। तो उसके लिए राष्ट्रपति को 3 शक्तियां मैंने आप लोगों को बताई कि उसके पास है कि वो क्या कर सकता है? स्वीकृति दे सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, अपने पास रख सकता है। तो यही क्या है? वीटो। और वीटो शक्ति जो है, यह पावर किस अनुच्छेद के तहत है? 111। ऐसे करके याद करिए। इसकी ट्रिक क्या है? 111। और वीटो शक्तियां कितनी है राष्ट्रपति के पास? 3। कौन कौन सी हैं बात करते हैं। जो सबसे पहली वीटो शक्ति है अत्यंतिक।
अत्यंतिक वीटो। अत्यंतिक वीटो का मतलब यह है कि राष्ट्रपति अपने पास सुरक्षित रख सकता है उस विधेयक को जो आया है। थोड़ा थोड़ा करके लिखेंगे। उसके बाद अत्यंतिक के बाद आता है निलंबनकारी। निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो का मतलब यह है कि पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेज सकता है, भेजेगा। अगर फिर वहां से संसद से यह विधेयक राष्ट्रपति के पास आया तो राष्ट्रपति के पास कोई अधिकार नहीं है, उसे स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। यह चीज याद रखिएगा। इसका मतलब यह हुआ पुनर्विचार के लिए वापस, पुनर्विचार के लिए संसद के पास वापस करेगा। उसके बाद एक लास्ट वाला आता है हमारा पॉकेट वीटो। पॉकेट के नाम से क्या लग रहा है? कोई भी चीज होती है आप पॉकेट में कब रखते हैं? जब उससे आपको कोई मतलब नहीं होता, अर्थात कि वह जेब में पड़ा रहेगा, जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो हम उसे निकालेंगे। यही आशय है कि जो विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है वो ना तो वहां पर उस पर स्वीकृति देगा, ना ही उसे अस्वीकार करेगा, और ना ही पुनर्विचार के लिए भेजेगा। अर्थात तीनों प्रक्रियाएं नहीं करेगा। वह यह विधेयक ठंडे बस्ते में डाल देगा। ठंडे बस्ते का मतलब यह है कि इसे दबा देगा, रख देगा, इस पर सुनवाई ही नहीं करेगा। ये किस स्थिति में करता है राष्ट्रपति? जब उसे लगता है कि यह जो विधेयक हमारे पास आया है इससे देश के हित को क्षति पहुंचेगी, अर्थात यह देश के हित में नहीं है। अगर यह कानून पास हो गया तो देश को इससे क्या हो सकती है? हानि हो सकती है। तो वह क्या करता है? उसे ठंडे बस्ते में डाल देता है, अर्थात वीटो पावर, सॉरी पॉकेट में रख देता है, अपने पॉकेट में रखता है। तो ये हुआ हमारा पॉकेट वीटो। फैक्ट क्या आया? न तो स्वीकृति, न ही पुनर्विचार, और न ही अस्वीकार। न तो वह स्वीकार करेगा, न ही पुनर्विचार के लिए भेजेगा, न ही स्वीकृति देगा। तो ये हो गया हमारा पॉकेट वीटो। एक वीटो और आता है राज्य विधायिका का। आइए थोड़ा उसे ऊपर देख लेते हैं, पूरा ही हटा देते हैं। राज्य विधायिका वीटो कौन सा? राज्य विधायिका वीटो। इस वीडियो का इस्तेमाल कौन करता है? सबसे पहले राज्यपाल करेगा। जैसे केंद्र में आप लोगों को बताया मैंने, जब कार्यपालिका के बारे में मैं नॉलेज वो दे रहा था आप लोगों को, थोड़ा सा क्या हिंट दे रहा था, उसमें बताया था क्या कि राष्ट्रपति, जिस तरह से राष्ट्रपति देश का केंद्र का प्रमुख होता है उसी तरह से राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है। तो जितनी शक्तियां विधेयक के संबंध में दी गई हैं किसे? राष्ट्रपति को, उतनी ही शक्तियां राज्यपाल को दी गई हैं। किसके तहत? अनुच्छेद 200 के तहत। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को। और यह लागू कब होती है? जब कोई भी विधेयक राज्य विधायिका से आता है, राज्य विधानसभा में कोई विधेयक पेश किया जाता है तो राष्ट्रपति को भी 3 शक्तियां प्राप्त होती हैं। कौन सी? जो अभी राष्ट्रपति की हम लोगों ने देखी। उसमें एक और इंक्लूड होती है। जैसे पहली हो गई कि वो क्या कर सकता है? स्वीकृति दे सकता है। दूसरी अस्वीकार कर सकता है। तीसरी कौन सी है? पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। और एक कौन सी हमारी आई कि न तो स्वीकार करेगा न अस्वीकार करेगा, इसे पॉकेट वीटो कहते हैं। और उसमें एक चीज और इंक्लूड होती है, वह कौन सी है कि वह समीक्षा के लिए राष्ट्रपति के पास भी भेज सकता है। कौन? राज्यपाल। तो ये फैक्ट है, इसे आप लोग ऐसे याद कर लीजिए। इसमें हिंट दे देता हूं क्या? राष्ट्रपति की तरह है, राष्ट्रपति की तरह ही, अर्थात जो अभी हम लिखे थे ना वही चीजें आप लोग राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल लिख देंगे, केंद्र की जगह राज्य विधायिका लिख देंगे। जहां लोकसभा राज्यसभा है वहां क्या लिखेंगे आप लोग? विधान परिषद और विधानसभा। ठीक, तो ये फैक्ट आया हमारा वीटो शक्ति। वीटो के बाद आता है कौन सा? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था। आइए देखते हैं कौन सी शक्ति हमारी हो गई है। 6, 7, 8वीं है शायद। 8वीं शक्ति आप लोग नंबरिंग कर लीजिएगा अपने से। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश किस लिए जारी किया जाता है? सत्रावसान के लिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 1, 2, 3 123 के तहत क्या करता है राष्ट्रपति? अध्यादेश जारी करके किस चीज का वो करता है? जो राज्यसभा और लोकसभा का जो सत्र होता है सत्रावसान कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। आइए देखते हैं। लोकसभा, राज्यसभा
का सत्रावसान करता है राष्ट्रपति, किसके तहत? अध्यादेश जारी करेंगे। और ये जो अध्यादेश जारी होता है वो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के लिए होता है, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के लिए अध्यादेश जारी किया जा सकता है। और इसके बाद एक और शक्ति हमारी बचती है नौवीं। नौवीं शक्ति कौन सी है हमारी? क्षमादान की शक्ति। अर्थात जो अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात की थी कि राष्ट्रपति अगर किसी को दंडादेश मिलता है तो उसके तहत वह क्या क्या प्रावधान कर सकता है, आइए देखते हैं। क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 तो इसमें जो पहला प्रावधान है, सबसे पहला प्रावधान हमारा क्या है कि वह क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है। क्षमा का मतलब यह है कि जो दंड दिया गया है, चाहे बंदीकरण हो चाहे दंड हो, पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाएगा। दूसरा आता है लघुकरण। लघुकरण के बारे में फैक्ट ये आता है कि अगर आपको सजा जो दी गई है, मृत्यु दंड दिया गया है, तो आपको कठोर कारावास में कन्वर्ट कर सकता है, कठोर कारावास को साधारण कारावास में कन्वर्ट कर सकता है। उसके बाद आता है परिहार। परिहार का आशय यह हुआ प्रकृति में परिवर्तन किए बिना अवधि कम करेगा। प्रकृति में परिवर्तन अर्थात अगर आपको क्या कहा गया है कि आपको 10 साल की सजा हुई है तो वो सजा माफ नहीं करेगा। अब ये 10 साल की सजा से हटा के आप लोगों को ऐसा नहीं कर देगा कि कोई सिंपल सजा देगा, नहीं, ये सजा कारावास की ही होगी, लेकिन उसकी अवधि वह कम कर सकता है। तो इसके तहत आता है हमारा परिहार। क्षमा, लघुकरण, परिहार। अब परिहार के बाद कौन सा फैक्ट आता है? विराम। विराम का आशय यह है कि जो सजा आपको दी गई है उस पर रोक लगा दी जा सकती है, लेकिन कैसे? कुछ फैक्ट हैं उसके लिए। विशेष परिस्थितियों में, ये लिखना पड़ेगा, विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थिति में। और विशेष परिस्थिति का मतलब यह है कि जैसे आपको कोई सजा दी गई, कैसे? 10 साल की, और आप क्या है? अपंग है, जिसे विकलांग बोलते हो, तो विकलांगों के लिए भी वहां छूट दे दी जा सकती है। और उसके बाद अगर कोई महिला सजा हो गई उसे और वो पेट से है, अर्थात वह गर्भवती है, लेकिन जैसे ही वह जाती है जेल में, वह बंद होती है वहां आपके कारागार में, उसके बाद पता चलता है कि यह प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट है तो उसके लिए भी उसे छूट दी जा सकती है। तो इस तरह से 4 से 5 ऐसे प्रावधान है जिसके तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है? क्षमादान दे सकता है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने एक तरह से पूरी तरह से राष्ट्रपति को कवर कर लिया। राष्ट्रपति के बारे में हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था और आज के वीडियो में हम लोगों ने उसकी शक्तियां और कार्य के बारे में देखा। देखिए क्या है कि यह वीडियो थोड़ा क्या है ना, फैक्ट पर आधारित है। इसके लिए आप लोगों को वीडियो को रोक करके एक एक चीजें याद करनी पड़ेगी। पहले आप लोग एक बार वीडियो पूरा देखिए, दूसरी बार में आप लोग नोट्स बनाइए, जो फैक्ट आप लोगों को इंपॉर्टेंट लग रहे हो उसे लिखिए। कोई भी फैक्ट ऐसा नहीं मिलेगा जिसका कोई भी आप लोगों को प्रॉफिट ना हो। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। 1 से 2 बार वीडियो देखिए, चीजों को याद करिए और नोट्स बनाइए। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिस पर बात करेंगे किस पर? उपराष्ट्रपति के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।